हेलो कैटालिशियन, टाइटल लगा दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। वक्त हो गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे तो बढ़ते हैं आगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट हमने देखा था शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल। क्या पढ़ा था? शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल। सिग्नल कैसे शिफ्ट होता है, यदि शिफ्ट होता है तो उसका नाम क्या होता है। तो ऐसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, किसके अगेंस्ट किसका था भाई? एनर्जी वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ था। किसका था? एनर्जी वर्सेस लैम्बडा मैक्स का ग्राफ था। तो कुछ ऐसा था, यहां कौन सा रीजन था भाई? यहां था विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। यहाँ 0 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। यहाँ कौन सा आएगा? 400। यहाँ से यहाँ ये एप्लीकेबल रीजन है, यहाँ लिख दूं मैं एप्लीकेबल। और लास्ट में कौन सा रीजन है? लास्ट में रीजन है विजिबल। एप्लीकेबल रीजन को दूसरा क्या बोलते हैं भाई? नियर यूवी। इसे दूसरा क्या? सॉरी विजिबल नहीं, यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम है, इसे बोलते हैं फार यूवी। तो बात यहाँ कितनी आएगी? 400 नैनोमीटर। यहाँ आएगी 800 नैनोमीटर। सभी नैनोमीटर वेवलेंथ है। देखो तो विजिबल में कलर कौन से? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर। तो कुछ ग्राफ को ऐसा था भाई, ऐसा ग्राफ था। चलो इसको हटा दो। अब ये शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल पढ़ रहे हैं हम। ऐसा कुछ ग्राफ है। यदि ये ग्राफ, ये पॉइंट देखो तो ये वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट को लैम्बडा मैक्स, यही पॉइंट को हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं। यदि ये राइट हैंड साइड पे मूव हो जाए तो इसे हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। बेथोक्रोमिक, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट होने के लिए जवाबदार कौन है भाई? रिस्पॉन्सिबल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसका तीसरा नाम क्या है? रेड शिफ्ट भी है, इसे रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाए, ये सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाए तो इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके लिए जवाबदार N2 पाई स्टार है। और इसे दूसरा क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। यदि वो इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाए, क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो इसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। या तो इसके लिए जवाबदार पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, और इसका दूसरा नाम है के बैंड भी बोलते हैं, के बैंड भी कहा जाता है। यदि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए तो इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसके लिए जवाबदार कौन है? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, और इसे आर बैंड भी बोला जाता है, आर बैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर बैंड। अब देखो तो यहाँ मान लीजिए ऐसे सिग्नल है, कोई मैंने सिग्नल रैंडमली बस समझा रहा हूँ। यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ रेड कलर है। तो ये सिग्नल यदि इस तरफ मूव हो रहा है रेड की ओर, तो इसे हम बोलेंगे रेड टू ब्लू टू रेड शिफ्ट हो रही है ना, ब्लू से रेड की ओर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? रेड शिफ्ट बोलते हैं। लिख लेना रेड शिफ्ट। यदि रेड टू ब्लू शिफ्ट हो रहा है, रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, तो उसे हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। ये लिख लेना, अभी हमें ज़रूरत होगी। यहाँ इसका रीजन वैक्यूम का 0 to 200, एप्लीकेबल का क्या है 200 to 400,
और लास्ट में क्या आता है विजिबल। विजिबल का रीजन क्या है भाई 400 to 800, फिक्स क्या होता है 380 to 780 नैनोमीटर। ये सारी बातें हैं। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला टाइटल लगा दीजिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट। टाइटल 1 बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका प्रोनाउंस आप कुछ भी करो, बेथोक्रोमिक बोलो या बाथोक्रोमिक बोलो, गलत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में बोल के आंसर नहीं देने का है, नेट में लिख के देने का है, नेट गेट और सेट में। तो चलो पहला टाइटल बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट लिखिए, इसमें मेरे साथ लिखते जाइए, बाद में हम समझते जाएंगे। तो पहले एक पॉइंट, ये ग्राफ ऐसा था ना भाई, ये ग्राफ ऐसा था, तो ये जो पॉइंट है, चलो ये ग्राफ को यहीं मैं ड्रॉ कर दूं ताकि वो रहे। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं लेम्डा मैक्स। और ये लेम्डा मैक्स जो है यानी कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ध्यान से समझना। एंड शिफ्टेड टूवर्ड्स टू, शिफ्टेड टूवर्ड्स टू। बेथोक्रोमिक शिफ्ट यदि हो रही है तो ये जो हमारा सिग्नल है ना, ये सिग्नल किस तरफ मूव हो रहा है। देखो यहाँ शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ, यहाँ लॉन्गर वेवलेंथ है। लेफ्ट टू राइट आओ तो वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि हमारा सिग्नल किस ओर मूव हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ की ओर। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्टेड टुवर्ड्स टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ रही है, ऐसे शिफ्ट हो रहा है बेथोक्रोमिक शिफ्ट में। दूसरा पॉइंट, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम, शिफ्टेड फ्रॉम, कहां से कहां मूव हो रहा है भाई, विजिबल रीजन की यदि देखें, विजिबल में देखें तो ब्लू से रेड की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लू कलर था, यहाँ रेड कलर था, तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम ब्लू टू रेड कलर, रेड कलर। सो इट also known as red shift, red shift। ये ब्लू टू रेड मूव हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट बोला जाता है। एक और पॉइंट लिखिए, एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम है ही, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, उसकी वेवलेंथ। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स टू विजिबल, क्योंकि यहाँ कौन सा रीजन होगा, वैक्यूम। मिडल में कौन सा आएगा, एप्लीकेबल। लास्ट में वैक्यूम। इट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स टू, शिफ्टेड टुवर्ड्स टू विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की ओर मूव हो रहा है, यानी कि इट also known as, it also known as color darkening, color darkening process। ब्लू से रेड शिफ्ट हो रहा है, इसको रेड शिफ्ट बोला। दूसरी बात, विजिबल रीजन की ओर मूव हो रहा है, यानी कि कलर जो होगा हमारे कंपाउंड का वो क्या होगा, डार्क कलर होगा, वो उसकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। जब जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है, इसीलिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट को कलर डार्कनिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलर डार्कनिंग प्रोसेस।
एक और पॉइंट, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जवाबदार है बेथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन पोलर solvent gives बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ध्यान देना, एक तो आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, पाई टू पाई स्टार ही कंसीडर करनी। अब क्या होता है, मान लीजिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की मैं बात करूं, किसकी भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। तो यहां चलो ये सा है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की, ये पाई स्टार यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो रही है। तो इसको मैंने एनर्जी इसकी कह दी E1। क्या कह दी, ये एनर्जी का गैप E1 कह दिया। ये बात है नॉन पोलर की। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड को यदि मैं पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर दूं तो क्या होगी, इसकी पाई की एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, यहां से ये एनर्जी गैप में E2 कह दूं, ये पाई स्टार, ये पोलर सॉल्वेंट की बात आ गई। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, पोलैरिटी इंक्रीज होगी, कार्बोनाइल की पोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो पाई स्टार जो ऑर्बिटल है पाई स्टार, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी E2 कह दी। तो यहां यदि मैं एनर्जी लिखूं, एनर्जी किसकी ज्यादा, E1, तो E2 की एनर्जी कम। मतलब मुझे लिखना है लैम्बडा मैक्स, तो क्या लिख सकते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी लैम्बडा मैक्स कम होगी। आप जानते हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो लैम्बडा 2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि यदि पाई टू पाई स्टार कार्बोनाइल कंपाउंड की यदि उसके पोलर सॉल्वेंट में देखा जाए तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात थी बेथोक्रोमिक शिफ्ट की। चलो इसका एक एग्जांपल, ऐसा क्यों हुआ देखो, ग्राफ ड्रॉ करके समझते हैं। एक बार समझ लो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन समझ लो होता कैसे है। मान लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड का मैं एब्जॉर्प्शन पीक मैंने ड्रॉ किया, ऐसा एब्जॉर्प्शन पीक आया कार्बोनाइल कंपाउंड का। ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किस में है भाई, ये बात हम कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की। नॉन पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी वैसे इस लैम्बडा का ग्राफ है। यदि यही कार्बोनाइल कंपाउंड का मैं पोलर सॉल्वेंट में एब्जॉर्प्शन पीक ड्रॉ करूं, पोलर सॉल्वेंट में, तो पोलर सॉल्वेंट में कैसा आएगा, ध्यान से देखना। ये बात आ गई पोलर सॉल्वेंट की। क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट है ये, हुआ क्या भाई, यहां लैम्बडा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम था, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन बैंड, यहां एब्जॉर्प्शन पॉइंट किस तरफ मूव हो गया, यहां से यहां तक मूव हो गया। यानी कि ये रेड शिफ्ट की ओर मूव हुआ, विजिबल रीजन की ओर मूव हो गया। यदि ये विजिबल रीजन की ओर मूव होता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो तो यही हुआ है यहाँ। हकीकत में क्या हुआ, एक्चुअल में इसकी पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम हो गई, इसीलिए उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। वेवलेंथ यदि बढ़ जाए तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। नॉन पोलर में ये ग्राफ यहीं पे आएगा ब्लू लाइन, और पोलर सॉल्वेंट में ये ग्रीन हमने जो पीक ड्रॉ किया है वो पोलर सॉल्वेंट का है, उसमें वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, वो विजिबल रीजन की तरफ मूव हो गया। ये सिंपल बात थी बेथोक्रोमिक शिफ्ट की। आपको याद रखना है कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट को कौन सा, रेड शिफ्ट भी बोला जाता है, दूसरा क्या कहा जाता है, कलर डार्कनिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, और वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर मूव होता है। ये सिंपल बातें थी बेथोक्रोमिक शिफ्ट की। बढ़ते हैं आगे, ये लिख लेना अपनी बुक्स में,
अब हम बात करेंगे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। तो टाइटल लगा दीजिए दूसरा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। टाइटल नंबर 2, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखो तो यह ग्राफ, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा किसे जाता है भाई, यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एब्जॉर्प्शन बैंड मैंने ड्रॉ कर दिया। यदि ये एब्जॉर्प्शन पॉइंट, यहाँ लैम्ब्डा मैक्स का पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेवलेंथ डिक्रीज हुई ना, उसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। देखो इसके लिखो, एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम ही है, देखो यहाँ लैम्ब्डा मैक्स की ही बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है तो यहाँ लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड shifted towards to शॉर्टर वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो यहां लिख सकते हैं शॉर्टेड वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मैंने बोला था कि यहाँ ब्लू से रेड की साइड यदि मूवमेंट हो रही है, ब्लू से रेड तक मूवमेंट हो रही है तो उसे हमने रेड शिफ्ट बोला था। यदि रेड से ब्लू की ओर माइग्रेशन हो रहा है, क्या रेड से ब्लू की ओर, यानी कि वैक्यूम की साइड यदि माइग्रेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ ऐसा ही हुआ तो लिखो तो इट इज shifted from red to blue color, so it is known as, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इट इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ब्लू शिफ्ट किसे बोला जाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को। एक और पॉइंट लिखिए, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम हो रहा है, इट शिफ्टेड फ्रॉम, इट शिफ्टेड टूवर्ड्स टू लिखो, शिफ्टेड टूवर्ड्स टू, किस तरफ आ रहा है भाई, वैक्यूम यूवी की ओर, शिफ्टेड टूवर्ड्स टू वैक्यूम यूवी, या तो दूसरा क्या बोल सकते हैं और फार यूवी, वैक्यूम यूवी की ओर आ रहा है, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज कलर लाइटनिंग प्रोसेस बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कलर लाइटनिंग प्रोसेस बोला जाता है। यदि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है कोई भी कंपाउंड में तो उसका कलर लाइट हो जाएगा, डार्क से क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। यदि बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है कोई कंपाउंड में तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंस है हिप्सोक्रोमिक और बेथोक्रोमिक के, उसमें कलर डार्क होता है, इसमें कलर लाइट होता है। बात आती है ये किसके लिए जवाबदार है भाई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है तो उसके लिए जवाबदार कौन है भाई, उसके लिए जवाबदार है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। देखो वहां हम पाई टू पाई स्टार की बात कर रहे थे,
अब यहाँ N2 पाई स्टार की बात कर रहा है। इन पोलर सॉल्वेंट इट गिव्स hypsochromic shift, इट गिव्स hypsochromic shift। तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें देखो यहाँ से यहाँ ये N, ये पाई स्टार, ये एनर्जी गैप इवन नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। पोलर सॉल्वेंट में अब यदि इसे डाल दे तो क्या होगा, यदि इसे पोलर सॉल्वेंट में डाल दीजिए तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, किसकी, N की। लेकिन यहाँ पाई स्टार की एनर्जी में इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, पाई स्टार की एनर्जी भी कम होगी, लेकिन वहाँ जितनी कम हुई थी अगले एग्जाम्पल में पोलर सॉल्वेंट में पाई स्टार जितनी चेंज हुई थी इतनी एनर्जी यहाँ चेंज नहीं होगी। या तो समझो, चलो यहाँ इतनी एनर्जी चेंज हो गई, अब देखो तो यहाँ एन की एनर्जी बहुत बहुत चेंज हो जाएगी। चलो नीचे जाने देता हूँ, यहाँ तक आएगा, अब समझना वो चेंज बड़ा है। तो यहाँ एनर्जी चेंज आ गया भाई, E2 कह दिया मैंने, ये N, ये पाई स्टार है, ये क्या है, पाई स्टार है। अब E1 से E2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई, E1 से E2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो यदि मुझे एनर्जी लिखना हो, एनर्जी का ऑर्डर, तो E2 एनर्जी ज़्यादा है E1 से, तो लेमड़ा मैक्स किसकी ज़्यादा आएगी, आप जानते हैं लेमड़ा 1 इज ग्रेटर देन टू लेमड़ा 2, लेमड़ा 1 E1 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि यदि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, पोलर सॉल्वेंट में कम हो जाएगी। उसकी वेवलेंथ यदि कम हो जाए तो वो कलर लाइट कर देता है, इसीलिए तो इसे कलर लाइटनिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलर लाइटनिंग प्रोसेस। ये बात थी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। बढ़ते हैं आगे, अब बात आती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की। ये सिंपल देखो भैया, यहाँ से ये सब कुछ समझने के लिए है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में यदि उसे पूछने, मैं नहीं कहता कि पूछा ही जाएगा, यदि उसे सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं यूवी में से तो ऐसे आ जाएगा कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, उसे क्या बोला जाता है, हाइपर रेड शिफ्ट के, ब्लू शिफ्ट के, कलर डार्कनिंग के, कलर लाइटनिंग, ऐसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यदि उसे पेपर इजी सेट करना हो तो, पेपर उसे टफ सेट करना हो तो उसके पास क्या है, NMR है, CMR है, IR, वो सारे कॉन्सेप्ट है, वहाँ से वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यदि सिंपल क्वेश्चन करने हैं तो यूवी से आ सकते हैं, यूवी से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जो हम थियरी लिख रहा है वो आप पढ़ लेना। बात आती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की। बात किसकी करते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो देखो भैया हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किसे बोला जाता है। यहां देखो तो, यदि ये लेमड़ा मैक्स का पॉइंट इंक्रीज हो जाए, लेमड़ा मैक्स का पॉइंट यानी कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, तो इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, पीक की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारे, क्या लिखेंगे हम, इट इज इंटेंसिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस। लिखो, इट इज इंटेंसिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस। इसको इंटेंसिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, किसके लिए जवाबदार है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के लिए जवाबदार पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड, इट गिव हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इट गिव हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। मेसिटाइल ऑक्साइड किसे कहते हैं, मिथाइल
डबल बॉन्ड मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड की पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किसके लिए जवाबदार है भाई? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए जवाबदार है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है भाई? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ हायर होती है। वेवलेंथ हायर, वेवलेंथ क्या, तो इंटेंसिटी ही लिखो ना, इंटेंसिटी हायर होती है। एनर्जी भी हायर है, एनर्जी भी हायर है। ये बात हो गई हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की, इसमें कुछ है नहीं। और इसे क्या बोलते हैं भाई? दूसरा नाम के बैंड है। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ तीसरा पॉइंट लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज के बैंड। इसे के बैंड भी बोला जाता है, पर्टिकुलर नाम दे दिया है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का, उसे के बैंड भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। हाइपरक्रोमिक तो की बात हो गई, लास्ट वन कौन सा बचा? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सा बचा? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। टाइटल लगा दीजिए हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। समझना, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट किसे कहते हैं? इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है उसे, तो यहाँ पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज इंटेंसिटी डिक्रीजिंग प्रोसेस। इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ ये वाला पॉइंट था ना। चलो ये लास्ट बाकी रह गया है। यहाँ देखो तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इट इज इंटेंसिटी डिक्रीजिंग प्रोसेस। किसके लिए जवाबदार है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के लिए जवाबदार कौन है भाई? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ किसकी? मेसिटाइल ऑक्साइड की। मेसिटाइल ऑक्साइड इन पोलर सॉल्वेंट गिव्स हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देता है। इसका नाम हमने बोला था क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज आर बैंड। इसे आर बैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर बैंड भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा भाई? इंटेंसिटी क्या होगी? लोअर होगी। इंटेंसिटी लोअर होगी। लेम्डा मैक्स क्या होगी? लेम्डा मैक्स देखो फिक्स है ना, यहाँ पे लेम्डा मैक्स की वैल्यू फिक्स है। लेम्डा मैक्स क्या होगी? हायर होगी। लेम्डा मैक्स हायर होगी। तो ये बात हो गई हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की। एक और बात, आगे हमने हाइपरक्रोमिक में क्या लिखा था? चेंज कर लेना वहाँ, यदि ऐसा लिखा हो तो। हाइपरक्रोमिक उसमें ऐसा लिख देना, इंटेंसिटी क्या लिखना है? इंटेंसिटी हायर और लेम्डा मैक्स हायर, ऐसा लिख दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों हायर क्यों? ऐसा क्यों भाई? समझो, इधर समझो। ये लेम्डा मैक्स का है ना, एक एक्सिस है वो हमारी लेम्डा मैक्स है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है। चलो इतना हिस्सा हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हाइपरक्रोमिक, इसको नीचे वाले को हाइपोक्रोमिक। लेकिन दोनों में वेवलेंथ तो सेम है ना, तो मैंने दोनों की वेवलेंथ को हायर कह दिया है। क्या कह दिया है? दोनों की वेवलेंथ को हायर। तो वो वेवलेंथ तो फिक्स है। बात आती है इंटेंसिटी की। किसकी आती है? इंटेंसिटी की। तो यहाँ हाइपोक्रोमिक यानी कि नीचे वाला हिस्सा, हाइपोक्रोमिक में इंटेंसिटी कम हो रही है, तो यहाँ लिखो इंटेंसिटी लोअर। हाइपरक्रोमिक में इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ लिखो इंटेंसिटी हायर। ऐसा लिख देना। हाइपरक्रोमिक में
लास्ट में ऐसा लिख देना ताकि आपको समझ आ जाए। ये सिंपल बात थी, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की। क्रोमोफोर किसे कहते हैं, ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। तो टाइटल लगा दीजिए क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। टाइटल लगाइए क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। पहले बात करते हैं क्रोमोफोर की। पहला टाइटल, उसमें सब टाइटल क्रोमोफोर। समझो क्या है क्रोमोफोर का दूसरा नाम क्या है, लिख लो, उसके पास ही लिखो कलर जनरेटर। कलर जनरेटर भी बोला जाता है। ये खुद कलर जनरेट करता है, क्रोमोफोर खुद कलर जनरेट करता है। तो यहां लिखो क्रोमोफोर इज Chromophore is compound which is, आपको आसान भाषा में लिखवाता हूं, क्रोमोफोर इज ए कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। कलर ऑफ द कंपाउंड हम इजी लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्रोमोफोर एक ऐसे कंपाउंड है जो कलर के लिए जवाबदार है, कंपाउंड के कलर के लिए खुद जवाबदार है। कौन सा, समझो तो भाई, यहां जो बेंजीन रखा मैंने, बेंजीन है देखो, तो बेंजीन तो कलरलेस है, कलरलेस है। मैं बात करता हूं नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन का कलर कैसा है भाई, लाइट येलो है। इसमें कलर आया, नाइट्रोबेंजीन में कलर आया कंपाउंड में, तो कहां से आया, यहां से आया। ये एक क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप है, क्रोमोफोरिक ग्रुप है ये है क्रोमोफोरिक ग्रुप। तो मैंने यहां क्रोमोफोर लगा दिया। यदि क्रोमोफोर लगाओगे आप तो कंपाउंड में क्या आएगा, कलर आएगा। यहाँ पे कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं है तो ये कलरलेस है। यहाँ एक क्रोमोफोरिक ग्रुप आ गया तो कलर इंक्रीज, हमारा कंपाउंड में कलर आ गया। तो क्रोमोफोर इज ए कंपाउंड या एटम या मोलेक्यूल लिखो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। वो कलर के लिए जवाबदार है, उन्होंने कलर जनरेट किया। तो ऐसे ग्रुप को हम क्रोमोफोर कहते हैं। जो ग्रुप कलर जनरेशन करता है, खुद कलर जनरेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। ये क्रोमोफोर हो गया। बात करते हैं दूसरी, देखो क्रोमोफोर इज एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन। कलर क्यों आता है क्रोमोफोर में, क्योंकि जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है ये NO2 है, वो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और आपने नोट करके लिख लो, आपने इनऑर्गेनिक में वी कॉम्प्लीमेंट्री कलर पढ़ा होगा। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसे सर्कल में लिखते थे ना आप, VBG योर, विगबियोर। तो यहां से लिख सकते हैं कि वायोलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है, ग्रीन का रेड है, ऑरेंज का ब्लू है। तो वायोलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा आया, येलो।
वायोलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो आया, ब्लू का कौन सा आया, ऑरेंज आया, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा आया, रेड आया। यानी कि यदि कोई भी कंपाउंड विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो विजिबल ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने वायोलेट एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब कर दिया, यदि वायोलेट एब्जॉर्ब हुआ है तो वो कंपाउंड हमें कैसा दिखेगा भाई, वो कंपाउंड हमें येलो कलर का दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। यदि कोई कंपाउंड हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, समझना ये पेन आपको मैंने जो सर्कल किया वो ग्रीन दिखाई दे रही है ना आपको, वो किसके कारण आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ जो लाइट है, लाइट में से ये जो कलर, ये जो सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ वो रेड कलर एब्जॉर्ब करता है। कौन सा भाई, रेड कलर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए आपको वो ग्रीन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, ग्रीन। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेड कॉम्प्लीमेंट्री मैंने रेड पेन से दिखा, वो रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है, वो रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो लाइट है उसमें से 7 रे आ रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, बाकी 6 कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए आपको वो रेड दिखाई दे रहा है। यही बात है। यहाँ ब्लू आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, तो वो ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा वो ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रही है और बाकी सब रिफ्लेक्ट कर रही, इसीलिए आपको ये ब्लू दिखाई दे रही। पीछे का आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सातों की सातों लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। बात आती है लास्ट, ये जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है वो कलर जनरेट कर रहा है ना, कलर जनरेट कर रहा है, यानी आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ विजिबल रीजन के कलर दिखेंगे। तो यदि वो विजिबल रीजन के कलर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ग्रुप ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो ही आपको विजिबल कलर दिखेंगे। लास्ट में ये मैंने ब्लैक सर्कल किया है, ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि ये सभी ब्लैक सभी कलर का एब्जॉर्ब करता है, कि कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये ऐसा आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। यहाँ क्रोमोफोरिक ग्रुप, क्रोमोफोर इज एब्जॉर्ब द विजिबल रेडिएशन, ये क्रोमोफोर है वो विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। सिंपल बात हो गई। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ये लिख लेना, अभी क्रोमोफोर ही पढ़ना है हमें। यदि पहले बेंजीन में कोई भी क्रोमोफोरिक ग्रुप था भाई, नहीं था, तो उसका कलर कौन सा था, उसका कलर था कलरलेस था, उसका कोई कलर नहीं था। लेकिन हमने उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया, NO2। NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है भाई, एक विड्रॉइंग ग्रुप है, खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, इफ लिखो एक पॉइंट, इफ नंबर ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप इंक्रीज, क्रोमोफोर ग्रुप इंक्रीज, क्रोमोफोर ग्रुप इंक्रीज, देन इंटेंसिटी ऑफ कलर, then intensity of color is increase, कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका कंपाउंड डार्क हो जाएगा, लाइट नहीं रहेगा। तो पहले समझो, यहाँ पहला हमने लिखा था बेंजीन, उसमें कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं, तो कलर क्या था, कलरलेस था, कलरलेस हो गया। मैं बात करता हूं नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन में
क्रोमोफोरिक ग्रुप आ गया, तो ये लाइट येलो कलर का हो गया। कौन सा भाई? लाइट येलो कलर का। यहां मैं लिखता हूं क्रोमोफोरिक ग्रुप, लिखो क्रोमोफोरिक ग्रुप कितने हैं? क्रोमोफोरिक ग्रुप 1, तो उसका कलर लाइट। ये लाइट येलो किसकी वजह से आया? NO2 की वजह से। अब मैं ये एक NO2 ग्रुप क्रोमोफोरिक ग्रुप है ना, ये एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है। अब मैं यदि इसमें दूसरा क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड कर दूं, एक तो ऑलरेडी था, उन्होंने कलर हमारा जनरेट किया, मैंने दूसरा ऐड कर दिया, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब देखो यहाँ दो क्रोमोफोरिक ग्रुप आ गए है ना, दो क्रोमोफोरिक ग्रुप आ गए, तो इसका कलर हो जाएगा डार्क येलो। क्या हो जाएगा? डार्क येलो। क्योंकि जैसे जैसे क्रोमोफोरिक ग्रुप ज़्यादा होते जाते हैं, वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ एक ही क्रोमोफोरिक ग्रुप था, यहाँ 2 आ गए, तो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। यदि इंटेंसिटी इंक्रीज हो तो कलर आपका डार्क हो जाएगा। ये लाइट येलो था, ये डार्क येलो हो गया। ये बात थी किसकी? क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर के लिए एक और पॉइंट लिखो, यदि कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, या तो डबल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, कॉन्जुगेशन यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इफ कॉन्जुगेशन एक्सटेंड, कॉन्जुगेशन इंक्रीज, ऐसा ही लिखो, कॉन्जुगेशन इंक्रीज, देन कलर इंटेंसिटी इंक्रीज, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज। कॉन्जुगेशन यानी समझना, यहां बेंजीन है, बेंजीन कलरलेस है, कलरलेस है। यहां नेप्थेलिन आ गया, 2 रिंग आ जाएगी। कॉन्जुगेशन बढ़ाना भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो गई है। बात करते हैं 3 मेंबर रिंग की, 3 रिंग की। 3 रिंग यदि आ जाए, ये बात हो गई एंथ्रेसिन की। यदि 4 रिंग आ जाए, देखो तो भाई सब में हो क्या रहा है, सब में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सभी तो कलरलेस है, लेकिन जैसे जैसे 4 और 5 मेंबर रिंग तक जाएंगे आप, 5 मेंबर रिंग में कलर आता है। यहाँ तो ये सब कलरलेस है, यहाँ 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में कलर आता है। जैसे जैसे 6 मेंबर 7 मेंबर रिंग में आ जाते हैं, उसकी कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि यहाँ कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ, या तो दूसरी बात लिखो, एक्सटेंट ऑफ डबल बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज, तो लेम्डा मैक्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी होती है, इंक्रीज होती है। ये बात थी क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर क्या है भाई? खुद एक कलर जनरेटर है, वो उसके पास खुद के पास एक कलर है, वो दूसरों को कलर देता है। बात आती है ऑक्सोक्रोम की, तो टाइटल लगा दीजिए ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम है क्या, समझो। टाइटल लगाइए ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम एक ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड है जिसके पास कलर नहीं है, जिसके पास कलर नहीं है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखो, बाद में समझते हैं। ऑक्सिलरी ग्रुप, ऑक्सिलरी group which is interact with chromophore and increase the intensity of color, increase the
इंटेंसिटी ऑफ कलर। एग्जाम्पल कैसे है? OH, OR, NH2, NR2, NHR, O-, ये सभी ग्रुप जो एक क्रोमोफोर नहीं है, ये इस सब के पास कलर नहीं है, लेकिन यदि ऐसे ग्रुप क्रोमोफोर के साथ आ जाए, क्रोमोफोर के साथ हो, तो ये कलर इंटेंसिटी बढ़ाने में क्रोमोफोर की मदद कर सकते हैं। ये क्या है? ये इंटेंसिटी बढ़ाने में क्रोमोफोर की मदद कर सकते हैं। ये ऐसा है दोस्तों, समझो भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसा है। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारत से, इंडिया से युद्ध कर सके, लेकिन यदि उसे चीन का सपोर्ट मिल जाए तो वो दोनों साथ मिलके हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। ऐसा ही है, ये पाकिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान। ये सभी के पास इतना पावर नहीं कि ये खुद कलर जनरेट कर ले, ये सबके पास इतना पावर नहीं कि खुद कलर जनरेट कर ले, लेकिन यदि ये क्रोमोफोर के साथ आ जाए तो क्रोमोफोर की इंटेंसिटी ज़रूर बढ़ा देंगे, क्रोमोफोर की इंटेंसिटी ज़रूर बढ़ा देंगे। तो समझो, मैं बात करता हूँ फिनोल की। किसकी? फिनोल की। देखो तो ये कौन सा ग्रुप है? ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, लेकिन ये तो कैसा है? फिनोल। फिनोल तो कलरलेस है, प्योर फिनोल कैसा होता है? कलरलेस। ऑक्सोक्रोम है, फिर भी कलरलेस है, फिर भी कलरलेस। दूसरी बात करता हूं एनिलीन की। एनिलीन में भी क्या है? ऑक्सोक्रोम ग्रुप है ना, NH2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी कैसा है? कलरलेस है। ऑक्सोक्रोम खुद एक कलर जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं बात करूं किसकी? नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन का कलर कैसा है? आपको पता है, लाइट येलो है, NO2 नाइट्रोबेंजीन, ये लाइट येलो है। यदि मैं इसमें NH2 ऐड कर दूं, क्या? प्लस NH2, NO2 एंड NH2, मैंने NH2 ऐड कर दिया। यदि मैं यहाँ NH2 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्शन है। NH2 ऐड कर दिया तो क्या होगा? NH2 यदि ऐड कर दो तो ये डार्क येलो हो जाएगा। उन्होंने किया क्या भाई? नाइट्रो ऑलरेडी लाइट येलो का था, लेकिन हमने ऐड कर दिया ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है, क्रोमोफोरिक। ये कौन सा है? ऑक्सिलरी ग्रुप है। क्रोमोफोर का कलर इंक्रीज करवाना हो तो उसमें आप ऑक्सोक्रोम डाल दीजिए। यदि ऑक्सोक्रोम उसमें डाल दिया तो क्रोमोफोर की कलर इंटेंसिटी बढ़ा देगा। ये बात हो गई। ये हमारे पास सोना था, क्या था? गुजराती में क्या कहते हैं? NO2 છે, એમાં NH2 નાખી દો તો નાઇટ્રો એમિન બેન્ઝીન બનાવી નાખો, તો આને કહેવાય સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ। શું કહેવાય? सोनामा सुगंध बढ़ी जाए। क्योंकि देखो ये सोने में सुगंध बढ़ गई, इसीलिए क्योंकि यहाँ NH2 ने इसकी कलर इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसकी कलर इंटेंसिटी बढ़ा दी। इसे ही कहते हैं सोनामा सुगंध बढ़ी जाए, और गुजराती में कहवाय। तो ये बात थी ऑक्सोक्रोम की। बढ़ते हैं आगे। ऑक्सोक्रोम खुद एक कलर जनरेटर नहीं है, लेकिन वो क्रोमोफोर का कलर इंक्रीज होने में, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। इसीलिए ऑक्सोक्रोम का काम क्या है? सोने में सुगंध बढ़ाना। क्रोमोफोर क्यों कलर नहीं देते? क्योंकि इट कैन नॉट एब्जॉर्ब। लिखो, इट कैन, ऐसा ही लिखो, ऑक्सिलरी ग्रुप कैन नॉट एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन
वो विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो आपको दिखाएंगे कैसे? इसीलिए ऑक्सोक्रोम के पास कोई कलर नहीं है, लेकिन वो कलर इंटेंसिटी बढ़ाने में क्रोमोफोर की मदद करते हैं। बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, समझो। तीन, 4, 1, 2, 3, 4। ऐसा आपने देखा है कहीं? यदि ना देखा हो तो देख लेना। इसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं इसे? बीटा कैरोटीन। इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। तो लिखो, बीटा कैरोटीन हैज 11 conjugated double bond and it show dark red color। ये डार्क रेड कलर आपको, ये बीटा कैरोटीन कैसा कलर का होता है? रेड कलर का, डार्क रेड का। आपने देखा है ना, गाजर होता है, वो रेड कलर का होता है, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन है 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड रेड कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इट एब्जॉर्ब ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है। तो अब आप जैसे जब भी गाजर देखोगे तो कहना कि ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये रेड दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये कौन सा एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन कलर। 7 रे में से ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो हमें रेड दिखाई दे रहा है। ये बात थी ऑक्सिलरी ग्रुप की। बढ़ते हैं आगे। टाइटल लगाइए, आगे हमने पढ़ा था वैसा ही पढ़ते हैं। टाइटल लगा दीजिए, डिफरेंट इन यूवी बैंड। डिफरेंस इन यूवी बैंड देखते हैं। पहला बैंड हमने देखा था के बैंड किसे कहते हैं? के बैंड के लिए जवाबदार कौन है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन of carbonyl compound in polar solvent। दूसरा इसे क्या कहते हैं? पोलर सोलवेंट गिव्स, यहाँ लिखो अभी, पोलर सोलवेंट गिव्स हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किसकी भाई? पोलर कार्बोनाइल कंपाउंड की पोलर सॉल्वेंट में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? के बैंड। तो यहाँ इसकी लिखो इंटेंसिटी क्या लिखनी है? एक बार फिर से लिख लो, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सभी बैंड की, के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड। ये 4 बैंड पढ़ने हैं हमें। इंटेंसिटी इसकी थी हायर। दूसरी बात आती है लेमड़ा मैक्स की, तो लेमड़ा मैक्स की भी इसकी हमने क्या कंसिडर की थी? हायर। ये इसकी लेमड़ा मैक्स भी क्या होगी? हायर होगी। ये बात हो गई के बैंड की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा बैंड पढ़ा था हमने? आर बैंड। दूसरा बैंड पढ़ा था हमने आर बैंड। तो टाइटल लगा दीजिए आर बैंड। ऐसे सिर्फ लिखने ही है, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। आर बैंड क्या? आर बैंड कहाँ से, किसको आर बैंड बोलते हैं? तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड
carbonyl compound in polar solvent gives, क्या देगा भाई हमें? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? आर बैंड बोलते हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या लिखी थी हमने इंटेंसिटी हमने लिखी थी लोअर, और इसकी लैम्ब्डा मैक्स हमने क्या लिखी थी भाई? हायर लिखी थी। इसकी लैम्ब्डा मैक्स हमने क्या लिखी थी? हायर लिखी थी। इतना लिख लो। ये दोनों तो आपने पढ़े हैं। बात करते हैं नए बैंड की। बात आती है बी बैंड की। किसकी आती है भाई? बी बैंड। बी फॉर बेंजेनोइड बैंड, बी फॉर बेंजेनोइड बैंड। तो टाइटल लगा दीजिए तीसरा, बी बैंड, कैपिटल बी बैंड। तो लिखो इसमें बी बैंड किसे कहते हैं? पहले तो बेंजीन आएगा, बेंजीन, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। बाद में आएगी हिट्रो एरोमेटिक रिंग, हिट्रो एरोमेटिक रिंग। या तो इसे बेंजेनोइड क्या बोल सकते हैं? दूसरा बेंजेनोइड रिंग। ये सभी रिंग, बेंजीन, देखो बेंजीन, बेंजीन आपको पता है बेंजीन के बारे में। बेंजीन में 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन की लैम्ब्डा मैक्स कितनी आएगी भाई? 254 नैनोमीटर आएगी। ये जो बी बैंड है, बी बैंड यानी बेंजेनोइड बैंड, बेंजेनोइड बैंड की लैम्ब्डा मैक्स 254 नैनोमीटर आएगी। इसको बेंजेनोइड बैंड बोलते हैं। बात आती है लास्ट वन, इथेनोइक बैंड की, इथिलीनिक बैंड। तो टाइटल लगा दीजिए लास्ट वन, ई बैंड। ये क्या है? आप तो बोल रहे होंगे कि सर ये क्या है? ए बैंड, बी बैंड, के बैंड, आर बैंड, ऐसे आते हैं भाई यूवी में, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम। लास्ट वन ई बैंड। क्या? ई बैंड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इथिलीनिक बैंड, इथिलीनिक बैंड, इथिलीनिक बैंड। तो समझो, मैं E1 डबल बॉन्ड कोई भी रिंग ले लूँ। मैंने एक रिंग ली है, अभी देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड रख दिया, तो ये सिर्फ इतना देखो, तो सिर्फ और सिर्फ इतना, इसको इथिन बोल सकते हैं। तो यहाँ में E1 बैंड, इसकी वैल्यू होगी 180 नैनोमीटर। क्या होगी? 180 नैनोमीटर। यदि मैं यहाँ दूसरा डबल बॉन्ड रख दूँ तो दो डबल बॉन्ड आ गए। तो इसके लिए हमने E1 बोल दिया, इसके लिए बैंड को, इसके बैंड को मैंने E2 बोल दिया। तो देखो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ ना, डबल बॉन्ड इंक्रीज हुआ, तो E2 बैंड की नैनो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, यहाँ हो जाएगी 210 नैनोमीटर। यदि मैं यहाँ तीसरा बॉन्ड रख दूँ, उसे मैं E3 कह दूँ। क्या कह दूँ? E3। देखो तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गया, तो इसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, 245 नैनोमीटर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि बेंजीन बन गया। और E3 को ही क्या कहते हैं? बेंजेनोइड बैंड भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन बन गया, बेंजेनोइड बैंड भी कहते हैं। ये बात हो गई बैंड की। आपको ये सारी वैल्यू याद रहे तो रखनी है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेंशन मत लेना। ये सारी इथेनिक बैंड, E1 बैंड, इसको इथिलीनिक बैंड, ये इथिलीनिक बैंड 2 दूसरी इथिलीनिक बैंड की। यदि यहाँ हमने रख दिया तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो इसको बेंजेनोइड बैंड भी बोल सकते हैं। और इसकी वेवलेंथ 254 नैनोमीटर आती है। यहाँ तक आप पढ़ लेना, यहाँ तक थियरी थी। बात आती है अब वुडवर्ड रूल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में, गेट में और जीसेट में कितनी बार पूछा गया है। वेवलेंथ प्रैक्टिकली, थियरिटिकली कैलकुलेट करने हैं। कोई भी स्ट्रक्चर की वेवलेंथ फाइंड करनी है थियरिटिकली, तो कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप ये सब कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।